हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं 2012 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी प्रोमीथियस के बारे में, जो एलियन मूवी सीरीज की 5वीं फिल्म है। असल में ये फिल्म 5वीं होने के बावजूद बाकी सारी फिल्मों की प्रीक्वल है, मतलब इसमें पिछली कहानी दिखाई गई है। इसलिए अगर आपने फ्रेंचाइजी की पहली 4 फिल्में नहीं देखी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये फिल्म पसंद आए तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि एक मूवी की हर एक मूवी को समझाने के लिए। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन और ज्यादा डिटेल में गए बिना सीधे मेन वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि एक एलियन जो इंसान जैसा दिखता है एक जलप्रपात के किनारे खड़ा है और एक अजीब तरह का काला तरल पीता है। इसके तुरंत बाद उसका शरीर पिघलने लगता है और वह उस पानी में गिर जाता है। फिर उस एलियन का डीएनए एक जैविक जेनेटिक प्रक्रिया शुरू करता है जिससे नया डीएनए बनना शुरू हो जाता है। इसके आगे और डिटेल यहाँ नहीं दिखाई गई है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। पन सुविधा के लिए बता दूं, इस सीन के जरिए ये बताया गया है कि इस एलियन का डीएनए ही धरती पर इंसानों की शुरुआत है। मतलब ये सीन हमारी धरती का बहुत पुराना वक्त दिखा रहा है और ये एलियन जब यहाँ आता है तो वो उस काले तरल को पीकर खुद को बलिदान देता है और अपने डीएनए के जरिए नई जिंदगी की शुरुआत करता है और तभी से इंसानों की शुरुआत होती है। सीधे शब्दों में इस मूवी के मुताबिक ये एलियन ही इंसान बनाते हैं। ठीक है, अब सीन शिफ्ट होता है 2079 में, जहां हम देखते हैं एक पुरातत्वविद एलिजाबेथ शाह और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली हॉलवे स्कॉटलैंड में। एक प्राचीन गुफा से दीवार पर उकेरे गए कुछ चित्र मिले, जिनमें एक इंसान जैसा दिखने वाला लेकिन इंसान से बड़ा साइज का एक जीव कुछ तारों की ओर इशारा कर रहा है और आम लोग उस बड़े जीव के सामने सिर झुकाकर आदर जता रहे हैं। अब हैरानी की बात यह है कि एलिजाबेथ चार्ली को अभी अभी ये बात पता चली कि शायद वही बड़े जीव हमें उन ग्रहों की ओर इशारा कर रहे हैं जहां जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इस गुफा में ही नहीं बल्कि पृथ्वी के अलग अलग ऐतिहासिक जगहों पर लिखी शिलालेखों में भी ये वही चित्र कई बार देखे हैं। तस्वीरें देखकर उन्हें लगा कि वो बड़े आकार के जीव शायद उनके ही निर्माता हैं। इसलिए इस समय उन्हें उस ग्रह पर जाकर अपने ही सृष्टाओं को ढूंढना चाहिए और इसी काम में उनकी मदद करता है एक काल्पनिक टेक्नोलॉजी कंपनी वेल कॉरपोरेशन, क्योंकि उस कंपनी के सीईओ बूढ़े पीटर वेलैंड का मानना है कि एल्विक नाम के उस ग्रह पर पहुंचकर वे शायद अपने सृष्टाओं को देख पाएंगे। वहीं से शायद उन्हें पता चलेगा कि इस धरती पर जीवन कैसे बना। हालांकि पीटर वेलैंड की एक और व्यक्तिगत उद्देश्य है उस ग्रह पर पहुंचना, लेकिन बाकी लोगों को ये बात कहाकर प्रोमीथियस नाम के एक आधुनिक स्पेसशिप से 17 लोग मिलकर उस ग्रह की तरफ रवाना होते हैं। हाँ, यहाँ एक बात बताना भूल गया। सबसे पहले जो एलियंस आप देख रहे हैं या जिन बड़े इंसान जैसे प्राणियों को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उन्हें इस फिल्म में इंजीनियर्स कहा गया है और यह प्रोमीथियस नाम का स्पेसशिप उसी ग्रह की तरफ जा रहा है ताकि उन इंजीनियर्स को ढूंढ निकाला जा सके। ठीक है, इस स्पेसशिप पर डेविड नाम का एक है एंड्रॉयड छोड़कर लगभग सभी क्रायोजेनिक स्लीप में हैं, क्योंकि वे जो ग्रह छोड़कर जा रहे हैं वो हमारी सौरमंडल से बाहर है। उसकी दूरी लगभग 33 प्रकाश वर्ष है। वहां पहुंचने में करीब 2 साल 4 महीने लगेंगे। जो लोग समझ नहीं पाए उन्हें आसान भाषा में समझाता हूं। डेविड एक एंड्रॉयड है, मतलब एक रोबोट जिसे इस कंपनी के सीईओ पीटर वेलन ने बनाया है। वही अभी इस पूरे अंतरिक्ष मिशन की निगरानी कर रहा है ताकि ये अंतरिक्ष यान सही समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। पास उनका अंतरिक्ष यान जब उस ग्रह के सामने पहुंचा तो सभी क्रू मेंबर्स को नींद से जगाकर एक मीटिंग में बुलाया गया। वहां उस कंपनी के सीईओ पीटर ने एक होलोग्राम के जरिए सभी को बताया, जब तुम मेरी ये बात सुन रहे हो तो शायद मैं अब जीवित नहीं हूं, मैं उम्र बढ़ने की वजह से मर चुका हूं, लेकिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है ताकि तुम्हें असली मकसद समझा सकूं। यह कहकर उन्होंने पुरातत्वविद एलिजाबेथ शेल और उसके बॉयफ्रेंड चार्ली का परिचय सभी से कराया। साथ ही यह भी बताया कि इस मिशन पर उन्हें भरोसा कैसे हुआ। ये दोनों ही है और वो मिशन है इंसानियत की शुरुआत को ढूंढ निकालना, मतलब इंसान कैसे बने या किसने उन्हें बनाया और क्यों बनाया, ये सब जानना। और पुरातत्वविद एलिजाबेथ और चार्ली दोनों ने मिलकर मिस्टर पीटर को यकीन दिलाया कि उस ग्रह पर जाकर वो इंजीनियरों से मिल सकते हैं जो शायद पृथ्वी पर जिंदगी लाने वाले हैं। बता दूं
कि मिस्टर पीटर अभी भी जिंदा है और फिलहाल उसी अंतरिक्ष यान में उनके साथ है, लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छुपा रखी है। और हाँ, ये ग्रह एक खास जगह है जहां उनका स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है। वे सब उस सामने मौजूद एक कृत्रिम ढांचे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहीं इंजीनियर मिलेंगे। वैसे यहां बता दूं कि स्पेसक्राफ्ट से उस ढांचे की ओर बढ़ने से पहले उनकी मिशन हेड मिस विकर्स पुरातत्वविद एलिजाबेथ और चार्ली को बुलाती है और उन्हें कहती है कि अगर उन्हें उस ढांचे के अंदर इंजीनियर मिल भी जाते हैं तो वे उनसे बात करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सबसे पहले वे विकर्स को रिपोर्ट करें कि उन्हें इंजीनियर मिले हैं और इसके बाद आगे की बात करेंगे। सुनते ही एलिजाबेथ और चार्ली जब उससे पूछते हैं कि इंजीनियरों से मिलकर अगर वे उनसे बात भी नहीं करते तो उन्हें यहां लाने का क्या मतलब है, जवाब में विकर्स उन्हें बताता है कि वेल कॉरपोरेशन ने इस मिशन पर लगभग $1 ट्रिलियन खर्च किए हैं, इसलिए सभी को कंपनी के नियमों के अनुसार ही चलना होगा। कंपनी उनके किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। खैर, एलिजाबेथ और चार्ली समेत उस जहाज के कुछ क्रू मेंबर जब स्पेस सूट पहनकर उस आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के अंदर पहुंचते हैं तो फिफिल नाम का एक क्रू मेंबर सबसे पहले कुछ ड्रोन छोड़ता है ताकि वे उस ढांचे का एक खास नक्शा बना सकें, क्योंकि तब उस पूरे ढांचे को उनके लिए घूमकर देखना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये ड्रोन दिखाए गए रास्ते के अनुसार उस ढांचे के अंदर कुछ दूर जाते हैं तो चार्ली सबसे पहले महसूस करता है कि वहां की हवा पूरी तरह सांस लेने के लिए उपयुक्त है, जो सबको हैरान कर देता है क्योंकि इस ग्रह का वायुमंडल आम लोगों के लिए बहुत जहरीला है। मतलब उस ढांचे के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ का वायुमंडल बाहर से पूरी तरह अलग है। इसलिए वे एक जगह वे तो बड़े हेलमेट खोलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही दो जियोलॉजिस्ट मिलबर्न और फिफिल्ड उसे देखते हैं वो तुरंत वहीं से वापस अपने स्पेसशिप की तरफ रुक कर लेते हैं। जब ये दोनों चले जाते हैं तब डेविड वहां का एक गेट खोलता है जिसके अंदर वे ढेरों सिलेंडर और एक इंसानी सिर के साथ साथ उस एलियन का कटा मुंडू भी देखता है। इस बीच स्पेसशिप के दाहिनी ओर खड़े क्रू मेंबर्स ध्यान दो, एक तेज और जोरदार तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उस ढांचे के अंदर मौजूद सबको आदेश दिया जाता है कि वे जितनी जल्दी हो सके अपने अंतरिक्ष यान में वापस लौटें, क्योंकि इस तूफान से उनकी बड़ी सड़क को नुकसान हो सकता है। आदेश मिलते ही एलिजाबेथ और डॉक्टर फोर्ड उस एलियन के कटे हुए सिर को बचा लेते हैं और डेविड नाम का रोबोट बिना किसी को कुछ बताए वहां से एक सिलेंडर अपने साथ ले जाता है। तब बाकी सिलेंडरों से काला सा तरल पदार्थ निकलने लगता है। इतना ही नहीं, पूरे कमरे का माहौल भी बदलने लगता है। शुरू करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ, चार्ली, फोर्ड और डेविड उस तूफान को पार करके पूरी तरह से सुरक्षित अपने स्पेसशिप पर वापस आ जाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि मिलबर्न और फिफिल रास्ता भटककर उसी ढांचे के अंदर फंसे हुए हैं। ये जानकर स्पेसशिप के कप्तान उनसे संपर्क करता है और कहता है कि वे बहुत सावधानी से एक ही जगह पर उस ढांचे के अंदर रुक जाएं। जैसे ही तूफान थमेगा वे उन्हें बचाने के लिए फिर से उस ढांचे में आएंगे, लेकिन वे दोनों एक जगह बैठने की बजाय इधर उधर घूमते हुए किसी एक जगह ध्यान से देख रहे हैं। बात यहाँ पर जान बेच रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। तो वे देखते हैं कि जिनकी तलाश में वे यहाँ आए थे वो दोनों थोड़े आगे बढ़कर उस कमरे में पहुंचते हैं जहां से डेविड ने बिना किसी को बताए एक सिलेंडर लेकर गया था। तो जब वे वहां पहुंचकर चारों तरफ ध्यान से देखने लगते हैं तभी अचानक एक सांप जैसा अजीब सा जीव दोनों पर अप्रत्याशित हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सांप जैसा दिखने वाला जीव यहाँ कहाँ से आया, और शुरू में एलिजाबेथ, चार्ली, फोर्ड या फिर ये जानवर डेविड पर हमला क्यों नहीं करते। असल में जब ये जीव इस कमरे में आए थे तब ये बहुत छोटे आकार के थे, लेकिन जब ये सिलेंडर से निकलने वाली गाढ़ी काली तरल से संपर्क में आए तो इन्हें ये रूप मिल गया और अब ये दोनों पर हमला करके उन्हें मार भी चुके हैं। वहीं एलिजाबेथ और डॉक्टर फोर्ड स्पेसशिप पर वापस जाकर उस इंजीनियर का कटा हुआ सिर जांचते हैं और पाते हैं कि इंसान के डीएनए और इनका डीएनए एकदम मैच कर रहा है। मतलब उनकी जो धारणा थी वो बिल्कुल सही थी। ये इंजीनियरों के डीएनए से ही इंसान की शुरुआत हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि परीक्षा के टाइम पर उसी इंजीनियर का दिमाग खराब हो जाता है। इस बीच रोबोट डेविड जो वो सिलेंडर सबको छुपाकर यहाँ लाया था, अब वो अकेले जाकर उसे खोलता है और उसके अंदर मौजूद काले रंग के किसी तरल पदार्थ का निरीक्षण करता है और ये देखने के लिए कि ये लिक्विड इंसानी शरीर पर क्या असर डालता है।
वो उस लिक्विड को एक ड्रिंक में मिलाकर चार्ली को पिला देता है। कुछ ही देर बाद चार्ली अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ के साथ यौन संबंध में लिप्त हो जाता है। अब ये बात मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ वो कुछ ही देर में समझ आ जाएगा, आप लोग समझ जाओगे। वैसे यहाँ बता दूं कि डेविड ने उस लिक्विड को किसी को बताए बिना चार्ली को दे दिया था, लेकिन ये सब उसके बॉस पीटर के आदेश पर हुआ था, क्योंकि पीटर ही देखना चाहता था कि उस लिक्विड से क्या क्या हो सकता है। खैर, सुबह उठते ही चार्ली उस लिक्विड की वजह से थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था। फिर भी बाकी लोगों के साथ मिलकर वो फिर से उस जगह पर पहुंच गया, क्योंकि मिलबर्न और फिफील्ड को वहां से बचाना था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके दोनों साथी की लाशें बहुत ही खराब हालत में वहां पड़ी थीं। अब वह दृश्य देखकर कुछ समझ पाते उससे पहले ही चार्ली वहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इसलिए सबने जल्दी से उसे लेकर अंतरिक्ष यान में वापस आ गए ताकि चार्ली का पूरा इलाज हो सके और वह ठीक हो जाए। लेकिन इस मिशन के हेड मिस विकर्स उनके सामने आ गए और सबको बता दिया कि चार्ली को वे अंतरिक्ष स्टेशन में कभी प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोग भी बीमार हो सकते हैं। जब विकर्स और बाकी लोगों के बीच इस बात पर बहस शुरू हुई, तब चार्ली अपनी मर्जी से उनके पास जाकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। विकास ने सभी की सुरक्षा के लिए वहीं चार्ली को फायर एक्सटिंग्विशर से जला दिया। इस बीच डेविड पूरी तरह अकेला उस ढांचे के अंदर इधर उधर देख रहा था। तभी उसने उस ढांचे के एक कंट्रोल रूम को खोज निकाला। वहां उसने एक जिंदा इंजीनियर को क्रायोजेनिक स्लीप में देखा और साथ ही एक होलोग्राफिक मैप भी देखा जो पृथ्वी की ओर इशारा कर रहा था। ये देखकर डेविड को समझ में आया कि इंजीनियर किसी खास वजह से पृथ्वी की तरफ बढ़ने की योजना बना रहे थे। ये सब देखकर डेविड सीधे वापस उनकी स्पेसशिप पर आ गया, क्योंकि ये सारी जानकारी वह अब अपने बॉस को देगा। वहीं स्पेस स्टेशन पर किए गए एक सेल्फ परफॉर्म्ड मेडिकल स्कैन से पता चलता है कि एलिजाबेथ इस वक्त गर्भवती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एलिजाबेथ अच्छी तरह जानती है कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी, इसलिए उसके लिए यह प्रेग्नेंट होना एकदम चमत्कार जैसा है। लेकिन जब उसने अपने पेट में तेज दर्द महसूस किया तो उसे समझ आ गया कि पिछले दिन चार्ली के साथ उसका इंटीमेट होना ही शायद इस चमत्कार की वजह है। इसलिए वह तुरंत ही एक ऑटोमेटिक सर्जरी टेबल पर पहुंच गई और खुद अपनी बाय 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 पेट काटकर स्क्विड जैसा दिखने वाला एक जीव निकालता है और वहीं उसे दबा देता है। कमरे में आता है तो पाता है कि वेलेंट कॉरपोरेशन के सीईओ पीटर वेलेंट अभी भी जिंदा है। ये जाना ठीक उसी तरह मिस्टर पीटर का मकसद था इस जगह पहुंचकर इंजीनियर से मिलना और उनसे जानना कि अमरत्व कैसे पाया जा सकता है, क्योंकि बूढ़े पीटर अभी भी बहुत दिनों तक जीना चाहता था। तब उम्मीद है कि समझ गए होंगे इतने पैसे खर्च करके दुनिया से इतनी दूर यात्रा करने की असली वजह क्या थी। वैसे भी इसी वक्त एक और रहस्य खुलता है। मिस विकर्स यानी इस पूरे मिशन की हेड इस वक्त मिस्टर पीटर को उसके पिता के रूप में संबोधित करती है, मतलब विकर्स असल में पीटर की बेटी है। अब इस वक्त मिस्टर पीटर पूरी तरह तैयार हो जाता है उस ढांचे की तरफ रवाना होने के लिए, क्योंकि डेविड ने मिस्टर पीटर को बता दिया था कि उस ढांचे के एक कमरे में एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है और स्लीपिंग मोड में है। तो वो जगह के मिस्टर पीटर उससे सारे सवालों के जवाब जान लेता है, और चूंकि पीटर मानता है कि यही इंजीनियर लोग इंसानियत को बनाया है, तो इंसान को अमर बनाने का जवाब भी उनके पास ही होगा। इसलिए उस उम्मीद के साथ पीटर भी उस कमरे की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच बिल्कुल उसी वक्त फिफील्ड एक तरह का ज़ॉम्बी बन जाता है और उनके स्पेसशिप वालों पर हमला कर देता है। लेकिन आखिर में स्पेसशिप के कैप्टन एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसे जला देते हैं। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि फिफील्ड ज़ॉम्बी में कैसे बदल गया। असल में ये सब कुछ उस ब्लैक लिक्विड की वजह से हो रहा है। अब ये ब्लैक लिक्विड आखिर कहां से आया, ये जानकारी आपको इस फ्रेंचाइजी की पुरानी फिल्मों में जाकर ही मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद कैप्टन एलिजाबेथ से मिलकर उसे बताता है कि उसका अंदाजा है ये ग्रह इंजीनियरों का घर नहीं है, और जो ये संरचना है वो असल में इंजीनियरों का एक सैन्य ठिकाना है जहां वे खतरनाक जैविक हथियार बना रहे थे। लेकिन अचानक वो जैविक हथियार उनके नियंत्रण से बाहर हो गए। एक बार यही के सारे इंजीनियर क्यों मर जाते हैं। ये सुनते ही एलिजाबेथ उसे बताती है कि खबरों के मुताबिक अभी भी एक इंजीनियर यही जिंदा है। इसलिए एलिजाबेथ भी अब वहां जाकर उस इंजीनियर की बात सुनना चाहती है।
हालांकि ये बात सुनकर कैप्टन उसे कहता है कि वो कभी भी संक्रामित व्यक्ति को लेकर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, उसके लिए जो करना पड़ेगा वह करेगा। फिर बाद में दिखता है कि मिस्टर पीटर के साथ एलिजाबेथ और डेविड तीनों उस कमरे में मौजूद होते हैं और एलिजाबेथ के कैमरे के जरिए कैप्टन उस कमरे का नजारा देखता है। वहां पर बाद में दिखता है कि मिस्टर पीटर के साथ एलिजाबेथ और डेविड तीनों उस कमरे में मौजूद होते हैं और एलिजाबेथ के कैमरे के जरिए कैप्टन उस कमरे का नजारा देखता है। तब कैप्टन को समझ में आया कि यह भूमिगत संरचना असल में इंजीनियरों का एक अंतरिक्ष जहाज है, जिसके जरिए वे धरती की तरफ आ रहे थे और वहां की सारी जिंदगी को मिटाकर फिर से नई जिंदगी पैदा करना चाहते थे। लेकिन क्यों वे सारी जिंदगी खत्म करना चाहते थे, ये मुझसे पता है, पर इस फिल्म में ये बताया नहीं गया। फिर भी मैं कहूं तो मुझे लगता है कि ये सब इंसानों के अहंकार की वजह से था। असुरक्षा, ईर्ष्या जैसी बातें होने की वजह से वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, जो कि इंजीनियरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वह अपने जैविक हथियार के जरिए मानव सभ्यता को नष्ट करके फिर से नए जीवन को जन्म देना चाहता था। और मेरी ये जानकारी मुझे उम्मीद है कि आप अगली किसी फिल्म में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो उस कमरे में डेविड जब उस इंजीनियर को क्रायोजेनिक स्लीप से जगाकर अमरता पाने का तरीका पूछता है तो वह इंजीनियर गुस्से में आकर डेविड को अपनी गर्दन से अलग कर देता है और तुरंत ही एलिजाबेथ को छोड़कर वहां के सबको मार दिया, क्योंकि एलिजाबेथ पहले ही वहां से भाग गई थी। फिर देखा गया कि वो इंजीनियर उनका उस स्पेसशिप को चालू करके सीधे धरती की तरफ ले जा रहे हैं। ये देखकर एलिजाबेथ ने अपने कैप्टन को वायरलेस से बताया कि वो किसी भी कीमत पर इंजीनियरों के उस स्पेसशिप को रोकें, क्योंकि वो स्पेसशिप धरती की तरफ जा रही है और वो धरती के सारे जीवों को खत्म करने वाली है। ये सुनते ही कैप्टन और बचा हुआ पूरा क्रू फैसला करता है कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना उसे रोकेंगे। चाहे कुछ भी हो, इंजीनियरों का वो स्पेसक्राफ्ट तबाह हो जाएगा। लेकिन विकर्स उनके प्लान से सहमत नहीं था, इसलिए वह उस स्पेसक्राफ्ट से एक पहाड़ के जरिए निकल गया और कैप्टन ने भी उस स्पेसक्राफ्ट के पास मौजूद एक लाइफ बोट उन्हें अलग कर दिया, ताकि विकर्स उस लाइफ बोट में अब भी 200 साल तक जीवित रह सके। खैर, इसके बाद देखा गया कि प्लान के मुताबिक कैप्टन ने उनके स्पेसक्राफ्ट को उसी स्पेसक्राफ्ट से टक्कर मारी, जिससे कुछ ही पलों में इंजीनियरों का स्पेसक्राफ्ट बेकार हो गया और उस ग्रह पर गिर पड़ा और दुर्भाग्य से विकर्स उस स्पेसक्राफ्ट के एज दिस मेचे दबकर मर जाता है। इसी बीच एलिजाबेथ का ऑक्सीजन खत्म होने लगा, तो जब वह लाइफ बोट पर ऑक्सीजन टैंक भरने गई, तभी उसने देखा कि उसके पेट से निकला वो स्पीड जैसा जीव अभी भी जिंदा है और अब उसका आकार काफी बड़ा हो चुका है। ये देखकर जब एलिजाबेथ वहां से बाहर निकलने लगी तो डेविड ने अपने कटे हुए सिर से इंटरकॉम के जरिए एलिजाबेथ को बताया कि एक्सीडेंट के बाद भी वो इंजीनियर बच गया है, जो अब उसी लाइट बोर्ड की तरफ बढ़ रहा है उसे मारने के लिए। इसलिए वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। और पाक डेविड बेहतर तकसीम करता है, लेकिन यहां से जाने से पहले जब वह इंजीनियर उससे हमला करता है तो एलिजाबेथ चालाकी से एक दरवाजा खोल देती है, जिससे उसका वह भयंकर संतान इंजीनियर पर ही हमला कर बैठता है और इसी मौके पर एलिजाबेथ यहां से भाग जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि डेविड का कट हुआ सिर एलिजाबेथ को फिर से बताता है कि अगर वह उसकी मदद करे तो वे दोनों फिर से यहां से घर वापस जा सकते हैं। ये सुनकर जब एलिजाबेथ उससे पूछती है कि यह कैसे संभव है, तो डेविड उसे बताता है कि इंजीनियरों का यह एकमात्र अंतरिक्ष यान नहीं है, यहां और भी ऐसे कई समान अंतरिक्ष यान हैं। वहां और भी ऐसे कई समान अंतरिक्ष यान हैं, जिन्हें कैसे चलाना है ये डेविड के उस शरीर और कटे हुए सिर को वहां से बचाकर उन इंजीनियरों की एक स्पेसशिप से यहां से रवाना हो जाती है। लेकिन ये घर लौटने के लिए नहीं होता, क्योंकि एलिजाबेथ डेविड को बताती है कि वह उन इंजीनियरों के होम प्लैनेट पर जाना चाहती है, ताकि एलिजाबेथ उनसे यह जान सके कि उन्होंने मानव जाति को बनाने के बाद भी अपनी तरह से चेंज करके उसी मानव जाति को क्यों खत्म करना चाहा। इसी मकसद से वे अनजानी यात्रा पर निकलते हैं। उद्देश्य पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वह एलियन जिसने इंजीनियर पर हमला किया था और उसे मार डाला था, उसके सीने से एक अजीब और भयानक प्राणी बाहर निकलता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। मैं पूरी कोशिश की है कि आपको कहानी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझा सकूं, लेकिन इसके बाद भी शायद आपके मन में कुछ सवाल बच गए हों, जिनके जवाब आप इस फ्रेंचाइजी की अगली फिल्मों में जरूर पाएंगे। तो अगर आपको यह मूवी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पर ही इसकी आगे की कहानी निर्भर करेगी।
ऐड 24 सेकंड के बाद में एपिसोड्स पर मैं काम करूंगा या नहीं। ठीक है, बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।